हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इस बुक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। ये देखिए, ये है कैलाश सत्यार्थी जी, एमपी के इंदौर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कैलाश सत्यार्थी जी, इनको आप जानते होंगे 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और बचपन बचाओ आंदोलन जो चला था उसके प्रणेता थे कैलाश सत्यार्थी जी। जो ये बुक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इसको अनवील किसने किया है? तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और इस समय जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हैं हरिवंश नारायण सिंह, इन 2 लोगों के द्वारा इस बुक को अनवील किया गया है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इसमें कोविड-19 के विषय में बताया गया है और इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? तो प्रभात पब्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स द्वारा किसके साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के फर्स्ट बैच को लॉन्च किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो कि मुंबई में स्थित है, इसके फर्स्ट बैच को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के जो मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे और टाटा ग्रुप के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? टाटा ग्रुप के साथ मिलकर। देखिए, मुंबई में ही टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है, जहां पर टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के साथ मिलकर महेंद्र नाथ पांडे जो कि MHDE के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के फर्स्ट बैच को लॉन्च किया गया है। टाटा ग्रुप ने कहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के द्वारा। तो आप देखिए यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के फर्स्ट बैच को महेंद्र नाथ पांडे द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EHRMS या फिर मानव संपदा, ये फैसिलिटी सभी मिनिस्ट्रीज के लिए किसने लॉन्च की है? तो EHRMS मतलब इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मानव संपदा नाम दिया गया है। इसको लॉन्च किया है AK भल्ला जो कि हमारे होम सेक्रेटरी हैं। AK भल्ला, उनके द्वारा मानव संपदा फैसिलिटी को सभी मिनिस्ट्रीज के लिए लॉन्च की गई है। EHRMS जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, अटेंडेंस के लिए, लीव लेने के लिए ये HRMS पोर्टल हमारे पास अवेलेबल होता है। अब गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रही है HRMS फैसिलिटी को, जिसमें गवर्नमेंट में हिंदी में इसका नाम होगा मानव संपदा फैसिलिटी। आप इतना जरूर याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया है AK भल्ला ने जो कि होम सेक्रेटरी हैं। क्या पहली बार लॉन्च हुआ है? नहीं, जो EHRMS पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2017 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसने लॉन्च किया था जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत आती है। तो मानव संपदा पोर्टल याद रखिएगा, AK भल्ला ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI की 89th एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ हुई है? तो BCCI की 89th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी रिसेंटली एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 89th, अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें कुछ डिसीजन हुए हैं वो आपको याद रखने वाले हैं। पहला डिसीजन ये हुआ है कि 2022 से IPL में 10 टीमें खेलेंगी। कितनी? 10 टीमें खेलेंगी। अभी कितनी खेलती हैं? 8 टीमें खेलती हैं। तो 2022 में IPL में क्रिकेट टीम्स की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। दूसरा डिसीजन ये लिया गया है कि नेशनल मेंस क्रिकेट टीम के जो सेलेक्टर कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन होगा? चेतन चौहान। तो ये जरूर याद रखिएगा, चेतन चौहान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। और तीसरा डिसीजन इसमें क्या लिया गया है? जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है उसके हेड कौन होंगे? तो मदन लाल क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के हेड होंगे। ये 3 डिसीजन इंपॉर्टेंट हैं जिनको BCCI ने 89th एनुअल जनरल मीटिंग में लिया है जो कि ऑर्गेनाइज हुई है अहमदाबाद में। BCCI की बात कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वर्तमान में 39th प्रेसिडेंट कौन है इसके? सौरभ गांगुली। वहीं सेक्रेटरी कौन है इसके? जय शाह। अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो कुछ समय पहले ही राजीव शुक्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 8000 नामघर जो कम्युनिटी हैं उनके लोगों को 2.5 लाख रुपए ईच यानी प्रत्येक को वन टाइम ग्रांट दी गई है 2.5 लाख रुपए की। आपको पता है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है इसमें अमित शाह ने पार्ट लिया है। किस स्टेट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है? तो रिसेंटली असम में 8000 नामघर समुदाय के लोगों को 2.5 लाख रुपए ईच यानी प्रत्येक को 2.5 लाख का ग्रांट दिया गया है। नामघर कम्युनिटी मतलब
देखो वैष्णव संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं, नामघर कम्युनिटी के लोग असम में रहते हैं। रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी और असम गवर्नमेंट ने मिलकर इनको 2.5 लाख रुपए का ग्रांट दिया है। अब किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके अलावा अमित शाह जी ने 850 करोड़ की एक मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ये जरूर याद रखिएगा, अमित शाह जी ने गुवाहाटी में 850 करोड़ की मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा और कई सारे हैं, जैसे 9 लॉ कॉलेज, इनका भी फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी ने रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस समय अमित शाह जी ने असम दर्शन प्रोग्राम के तहत की हैं। तो असम दर्शन प्रोग्राम अब उनका समाप्त हो रहा है, अब वो वापस दिल्ली लौट आएंगे। असम की बात करें तो कैपिटल आप सभी को पता है, दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माजुली द्वीप, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन द्वीप जिसका नाम है माजुली, वो असम में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। उसके अलावा काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब तो आपको पता ही होंगे कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोविस, जो कि एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी लाइन को मैनेज करने का काम करता है। इसको बताना है आपको किस इंडियन एयरपोर्ट के 3rd टर्मिनल पर रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है। तो जोविस को रिसेंटली न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर जोविस को इंस्टॉल किया गया है, जो कि लाइन को मैनेज करेगा। यूके में कोविड का नया स्ट्रेन देखा गया है, तो उसके चक्कर में ये जोविस जो है इसको इंस्टॉल किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है, लेकिन आप याद देखिएगा इसका दूसरा नाम है पालम एयरपोर्ट। क्या नाम है? पालम। अच्छा, दमदम कहाँ है? तो दमदम है आपका कोलकाता वाला, और कलपक्कम है चेन्नई वाला। ये पहले हम लोग पढ़ा करते थे, हालांकि अब तो नहीं आता है। किस कंट्री द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2026 तक लूनर सरफेस पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप कर देगा? तो रिसेंटली यूएसए ने, किसने? अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 2026 तक वो चांद की सतह पर, कहाँ पर? चांद की सतह पर एक परमाणु विद्युत घर सेटअप करेगा। तो एक परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर कौन सेटअप करेगा? अमेरिका। और कब तक? 2026 तक। इसके लिए नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किया है। क्योंकि नासा का नाम आया है तो इसके विषय में पढ़ लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। डायरेक्टर कौन है नासा के? जिम ब्रिडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के जो 28th आर्मी चीफ हैं MM नरवणे जी, आपको बताना है किस पैसिफिक ओशन की 3 डे विजिट पर गए हैं वो? तो रिसेंटली MM नरवणे जी गए हैं दक्षिण कोरिया की विजिट पर। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं MM नरवणे जी। डिफेंस रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी यहाँ पर कि पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में कैसे कोऑपरेशन किया जाए। उसके अलावा जो इंडिया का मिलिट्री एंड वेपन सिस्टम है उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इसके विषय में बात की जाएगी MM नरवणे द्वारा साउथ कोरिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस होंगे उनके बीच में। साउथ कोरिया की बात करें तो ये है मैप में साउथ कोरिया, थोड़ा सा ब्लर है, नेक्स्ट टाइम जो है सही मैप आएगा इसका। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। करेंसी क्या है इसकी? साउथ कोरियन वॉन, WON। और वर्तमान में वापस इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मून जाए इन। तो MM नरवणे साउथ कोरिया की 3 दिवसीय विजिट पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ATP द्वारा उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर तैमूर इस्मेलोव पर कितने वर्षों का बैन लगाया गया है? तो ATP ने तैमूर इस्मेलोव पर 7 वर्ष का बैन लगा दिया। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। ये देखिए, ये है तैमूर इस्मेलोव, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं। रिसेंटली ATP ने इन पर 7 वर्षों का बैन लगा दिया है। अब 7 वर्ष बाद इनकी खेलने वाली एज रह जाएगी या नहीं, अपने आप में क्वेश्चंस का विषय है। लेकिन आप देखिएगा, तैमूर इस्मेलोव जो कि उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं, इन पर 7 वर्षों का बैन लगा है मैच फिक्सिंग के चलते, क्योंकि ATP ने बैन लगाया है। तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि 1972 में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर आपसे पूछेंगे, तो इनका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा साउथ चाइना सी में किस कंट्री के साथ पासेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? तो अभी तक मलक्का स्टेट के पास ये पासेज एक्सरसाइज होती थी। रिसेंटली इंडिया और जो वियतनाम की नेवी है, किसकी? वियतनाम। इंडिया ने वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में पासेज एक्सरसाइज कंडक्ट की है। पासेज एक्सरसाइज क्या होती है? देखिए, वॉर टाइम में एक दूसरे की नेवी को पास देना है। सपोज करिए कई सारी नेवीज कोलैबोरेशन में लड़ रही हैं, यानी वर्ल्ड वॉर हो रहा है,
तो हमारी जो मित्र कंट्री है उसको पास देने के लिए ये पासेज एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। रिसेंटली इंडिया और वियतनाम की नेवी के बीच में कंडक्ट की गई है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। इसके पहले जो है मलक्का स्टेट में होती थी। हमारी इंडियन नेवी से जो INS किल्तान है उसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वियतनाम के साथ ये पासेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है साउथ चाइना सी में, तो उसको देख लेते हैं। ये है वियतनाम। कैपिटल क्या है इसकी? हनोई। वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल हनोई में ही बना है, आप देखिएगा। हनोई के प्राइम मिनिस्टर क्या है? अजीब सा नाम है, नगवान जुआन फुक करके नाम है, हालांकि आप याद रखिएगा। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो ब्रिटिश मैगजीन है न्यू फाइटोलॉजिस्ट, उसमें BBX11 इस जीन के विषय में पब्लिकेशंस छपा है। आपको बताना है BBX11 इस जीन को आइडेंटिफाई किसने किया था? तो BBX11 इस जीन को आइडेंटिफाई किया गया था IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। कहाँ पर है? भोपाल में है। कुछ समय पहले ही IISER द्वारा ये BBX11 जीन को आइडेंटिफाई किया था। ये BBX11 जीन है, ये क्या करता है? पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है। मतलब देखिए, जो सनलाइट आती है यानी फोटोसिंथेसिस होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्लोरोफिल को मैनेज करता है ये BBX11 जीन। इंडियन इंस्टीट्यूट जो आपका है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में है, उसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था। रिसेंटली एक पब्लिकेशन छपा है न्यू फाइटोलॉजिस्ट मैगजीन में, जो कि ब्रिटेन से पब्लिश होती है। तो BBX11 जीन इंडिया में ही पाया गया था, आप याद रखिएगा। पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा रिसेंटली किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए इनर लाइन परमिट को अप्रूवल दे दिया गया है? तो रिसेंटली PM मोदी ने मणिपुर के लिए, कहाँ के लिए? मणिपुर के लिए भी इनर लाइन परमिट को अप्रूवल दे दिया है। यानी मणिपुर में जाने से पहले आपको इनर लाइन परमिट बनवाना होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस परमिट के बिना आप मणिपुर में घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, या फिर एंटर नहीं कर सकते हैं। और इस परमिट में टर्म भी पड़ी होगी, कितने समय के लिए। एक तरह से आप मान सकते हैं वीज़ा फैसिलिटी नहीं होती कंट्री के लिए, वैसे होता है इनर लाइन परमिट। तो क्या मणिपुर इंडिया का पहला स्टेट है? नहीं। मणिपुर से पहले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू रहा। अब ये मणिपुर में भी लागू हो गया है। तो मणिपुर की बात कर लेते हैं। ये देखिए मैप में है मणिपुर। कैपिटल पता है आपको? इम्फाल। CM कौन इसके? N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा क्या देखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वो भी मणिपुर में ही है। कहाँ पर है? लोकटक लेक में है, जो कि संगाई डियर्स के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले कौन है? सुनील कोठारी। कौन है? सुनील कोठारी जी। ये देखिए, जाने माने डांसर थे या डांस हिस्टोरियन थे सुनील कोठारी जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो असम से बिलोंग करते थे। जो सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य, उसके ये मतलब कि उसके जो डांस है उसकी कलाओं को सिखाते थे सुनील कोठारी जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। हालांकि एजुकेशन इनकी कोलकाता से हुई थी। 1995 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था सुनील कोठारी को। लेकिन आपको याद रखना है, सत्रिया नृत्य से संबंधित थे सुनील कोठारी, असम से बिलोंग करते थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे हैं ईश्वर बिदरी। ईश्वर बिदरी कौन थे? देखिए, ये जो आपने मूवी देखी थी अंदाज अपना अपना, इसमें जो ईश्वर बिदरी हैं इन्होंने ही सिनेमेटोग्राफी की थी। तो एक सिनेमेटोग्राफर थे ईश्वर बिदरी, मुंबई से बिलोंग करते थे। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कितने राज्यों में कोविड-19 डमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अनुमति दी गई है? डमी वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? ओरिजिनल चीज़ें करने से पहले हम लोग कुछ डमी करते हैं, या डमी मतलब पहले उसका चेक करते हैं कि ये फॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, या फिर सही से लाइन बना पाएंगे या नहीं। सारी वैसा ही सेम सिस्टम होता है जो हमें ओरिजिनल प्रोसेस में करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 डमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्टार्टिंग में इंडिया के 4 स्टेट्स में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? 4 स्टेट्स में। और सबसे पहले कोविड-19 डमी वैक्सीनेशन किस पर किया जाएगा? जो इन 4 स्टेट्स के वर्कर्स होंगे, क्योंकि डमी वैक्सीनेशन में वैक्सीन तो प्रोवाइड की ही जा रही है ना, बस वही प्रोसेस को जो है कवर किया जा रहा है जो ऑल ओवर इंडिया में किया जाना है। वैक्सीनेशन ओरिजिनल हो रहा है, सिर्फ इसका नाम दिया गया है डमी वैक्सीनेशन। हेल्थ जो वर्कर्स हैं इसके फर्स्ट बेनिफिशरीज होंगे। इंडिया के 4 स्टेट में डमी वैक्सीनेशन को लॉन्च कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम। आप याद रखना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम डमी वैक्सीनेशन इसमें लॉन्च किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा
इंटीग्रेटेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा ये कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा 100वीं किसान रेल को किस स्टेट से हरी झंडी दिखाई गई है? तो जहां से पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के लाली से, महाराष्ट्र से ही 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। महाराष्ट्र का संगोला करके प्लेस है, वहां से चलेगी और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली 100वीं किसान रेल को अनुमति दी है। ये महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के लाली के बीच में चलेगी। इसमें जो किसान रेल होती है मोस्टली इसमें पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। किसान रेल में फ़ायदा ये है, जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने जो वस्तुएं होती हैं उनको ट्रैवल करवाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है। जो आपका रेंट या किराया लगेगा, रेंट तो नहीं, किराया लगेगा रेल वाहन पर, उस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, किसान रेल पहली भी चली थी महाराष्ट्र से और अब भी चली महाराष्ट्र से। हालांकि जो प्रस्ताव पहली बार दिया गया था 2020 के बजट में किसान रेल का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा 2021 के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है? ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा। तो रिसेंटली इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए जो कि 2021 में लॉन्च होना है उसके लिए ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो आप देखिएगा, इसरो ने ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको 2021 दिसंबर के गगनयान मिशन में लॉन्च किया जाएगा, यानी यूज़ किया जाएगा। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को धक्का देने के लिए, ठीक है। और ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी उठाने के लिए, उसको जो आपका रॉकेट होता है उसको उठाने के लिए, स्पेस यान होता है सॉरी, उसको उठाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी उसको ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी कहा गया है, डेवलप किया है इसरो ने। इसरो 2018 से इस पर काम कर रहा है। इसरो की बात करें तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहे जाते हैं। वर्तमान में इसरो डायरेक्टर कौन है? के सिवान। और कुछ समय पहले ही इसरो ने IIT BHU कैंपस में एक रीजनल स्पेस रिसर्च सेंटर भी सेटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लाख तक के मंथली रिटर्न वाले बिजनेसेस पर कितनी मिनिमम GST लायबिलिटी होगी? तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से आप 100% GST को वेव ऑफ नहीं करवा सकते। कुछ लोग क्या कर रहे थे, फ्रॉड GST फर्म के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए दे रहे थे और उनको 100% GST का फ़ायदा मिल रहा था, यानी GST देने नहीं पड़ रहा था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो मिनिमम आपको 1% GST देना ही पड़ेगा। तो 1% GST की लायबिलिटी जरूर होगी अगर 50 लाख का मंथली टर्नओवर है, यानी कि 6 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जिन कंपनीज पर होगा, 6 करोड़ या इससे ऊपर, उनको 1% मिनिमम GST लायबिलिटी देनी ही पड़ेगी। यानी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सिर्फ 99% तक GST को माइनस कर सकते हैं, लेकिन 1% तो आपको देना ही पड़ेगा। रिसेंटली CBIC ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका मोटो क्या है? देश सेवार्थ कर संचया, ये है CBIC का मोटो। चेयरपर्सन कौन है? M अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्नपूर्ति स्कीम के अंतर्गत एक राइस ATM सेटअप किया। कहाँ पर? बेंगलुरु के स्लम एरिया में। आपको बताना जो ये राइस ATM है ये किस एंटिटी की हेल्प से सेटअप किया गया है? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने UNWFP के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक राइस ATM सेटअप किया है। यानी आप अपना कार्ड डालेंगे, उसके बाद आप वहाँ से राइस ले सकते हैं। तो कर्नाटका के बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट का पहला राइस ATM सेटअप किया गया है UNWFP प्रोग्राम के तहत। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मेरे को याद है अप्रैल 2000 में, 2000 में अप्रैल के लॉन्च किया था एक अन्नपूर्ति स्कीम UNWFP के साथ मिलकर। उसी अन्नपूर्ति स्कीम के तहत ये राइस ATM रिसेंटली सेटअप किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। प्रोजेक्ट मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये राइस ATM सेटअप किया गया है। उसके अलावा बाद में ये UP जैसे शहरों में भी लगाई जाएगी राइस ATM। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है और उसके हेड कौन है? डेविड बीजले। 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।